तो आपको करना क्या है, वैसे तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें देख लो दिख ही रहा है आपको 7, 5 और 2 है, तो जाहिर सी बात है उनकी वैल्यूज भी ऐसे ही कुछ आएंगी। तो पहले से आपका क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई 9, इसको अपन ने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। और y प्लस जेड की वैल्यू अगर 7 है, इसको 2 मान लिया, कुछ नहीं करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बस, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई सीधे, दिख रहा है यस है ना। सर। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो इसको यहाँ पर रख दो, 2 प्लस z की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, तो z की वैल्यू आपने z निकाल ली, इक्वल्स टू 3। 3 निकाल ली बस। अब z की वैल्यू 3 आ चुकी है, इसको यहाँ पर रख दो, y तो क्या प्लस हो z जाएगा, इक्वल्स टू y प्लस 3 इक्वल टू 7 आ गया, तो y की वैल्यू 4 आ 4। गई। तो आपकी वैल्यूज 4 ऐसी ही आई होंगी है ना, 2 4 3 x y z यस सर। ऐसे ही आई होंगी। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। लीनियर इक्वेशन नो सर। है ना, सॉल्व करना अपने को आता ही है, तो कर लिया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप मुझे इक्वेशन बस बता दो, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। a माइनस b इक्वल्स टू माइनस माइनस बी इक्वल टू -1। ठीक है, एक मिनट, सॉरी मेरे से गलती हो गई, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। यस 2a सर। माइनस b इक्वल्स टू अच्छा 2a माइनस b इक्वल टू 0 ले सकते हैं। ठीक है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से b की वैल्यू मैंने 2a ले ली ऐसे करके, ठीक है। तो सर 3 यस सर। इसको 2 बोल दिया, ये आगे यूज करूंगा, फिर आगे बता दो। 2 प्लस सी इक्वल टू 5। और 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, चलो इसको अपन ने 3 मान लिया, और अच्छा 3c प्लस d इज इक्वल 13। 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया। वेरी गुड, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही है ना, 2a प्लस सी है 1 ना, 2 हाँ 3 4। ठीक है। तो ये बताओ, ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना, यहाँ तक कैसे लिखते हैं पहले, ये तो नो सर। लिखना सभी नो को आता सर। है मेरे ख्याल से, है ना। सर यस हाँ बोलो। सर b को 2a में क्यों कन्वर्ट किए सर? डायरेक्ट a माइनस b और 2a माइनस b से हम लोग कैलकुलेशन कर कुछ सकते भी थे कर ना सकते सर। हो, कुछ भी कर सकते हो, आपने 10th में पढ़ा है ना, तो वो लीनियर a की वैल्यू इक्वेशन। 1 आ जाएगी सर। a की वैल्यू 1 आ जाएगी इधर से। कुछ भी कर लो, वही तो कह, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के तो कई मेथड है, एलिमिनेशन, यस सब्स्टिट्यूशन वगैरह। मैंने ऐसे मुझे अच्छा लगा सब्स्टिट्यूशन तो मैंने से लिख दिया आसानी से हो बस, जाए। है ना, ऐसे ही बस ले लिया, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसे ले लिया मैंने, b इज इक्वल टू 2a। इसका मैं करूंगा क्या, कुछ नहीं, a माइनस बी की जगह 2a रख दूंगा, इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से a की वैल्यू मुझे 1 आ गई, तो उससे क्या होगा कि b की वैल्यू यस डायरेक्टली मुझे 2 मिल जाएगी, और कुछ भी नहीं हुआ। जैसे आपको करना है, आप चाहे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, वहां से भी आपको मिल जाता है ना, ठीक है। a की 1 b की 2, अब a की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ रख दिया, c की 7 आ जाएगी। हाँ, c की 3 तो c आप की इसमें a की वैल्यू रख दो, 3 आएगी। 3 आएगी, आएगी सर c। हाँ, तो 2 प्लस सी की वैल्यू आपको 5 आ गई, तो सी की वैल्यू मेरे ख्याल से 3 आ रही होगी, है ना। डी की वैल्यू 4। अब 4 आ जाएगी d सर की d की वैल्यू वैल्यू। 4। इसमें आप रख दो, तो 3 इंटू 3 9 हो जाता है, तो 9 प्लस डी की वैल्यू दे रखा है 13, तो 9 में क्या जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 4, डी की वैल्यू 4 आ गई। तो सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, इक्वेशन फ्रेम करना ही मेन था, तो इसमें मेरे ख्याल से सर किसी ऐसे को ही क्वेश्चन डाउट, आएंगे 1 मार्क्स के लिए। हाँ ऐसे ही आता है, इससे भी सिंपल आते हैं कई बार, तो ये तो फिर भी इसमें 4 इक्वेशन है, इससे भी सिंपल आते हैं, ठीक है। सर बड़े क्वेश्चन मार्क्स में नहीं आएगा ऐसा? ये एक, ये 2 में आ सकता है, 2 मार्क्स में, बड़े क्वेश्चन के लिए बड़े क्वेश्चंस हैं उनके पास, है ना, वो आएंगे, है ना, वो हम करेंगे धीरे धीरे, पर वो भी ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक होगा, नहीं, इसमें जैसे 2 स्टेप है तो उसमें 6 स्टेप हो गए, और कुछ भी नहीं है ना। मैंने पहले ही बताया था कि गरीब बच्चों को भी डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस बड़ा अच्छा लगता है, गरीब इन द सेंस दिमाग से गरीब, है ना, आर्थिक रूप से नहीं,
ठीक है, तो ये बता दो मुझे कि ये इक्वेशन कैसे लिखा हमने 1 2 3 4, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। मैं मान के No, चल रहा हूँ sir. कि ये इतना तो सभी को आता है ना? तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कोई भी बच्चा नहीं है आपके क्लास में जो ना करके आए, है ना? नहीं करके आएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। चलो, अब 7th कर लिया तो 8th क्वेश्चन में आ गए। ये तो एक मजाक की तरह आपसे पूछ लिया गया। m equals to n हाँ, options ये तो एक मजाक की तरह आपसे पूछा गया है, तो हम भी इस मजाक को पूरा खत्म कर ही देते हैं। पूछा है, ये आपसे पूछ रहा है कि भाई AIJ ब्रैकेट्स के अंदर m क्रॉस n के m बाई n के ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है, कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है? तो अब बताओ कि इसमें से कौन सा कंडीशन सही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए? सी। option C सी होता है। सभी को याद है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और यस yes सर। sir कॉलम रो बराबर होंगे, इक्वल। है ना? रो अगर ये और कॉलम बराबर होंगे है ना, ये नहीं भी पता होगा तो भी आपको स्क्वायर तो पता ही है, लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होते हैं, तो वहां से भी आप डायरेक्टली कर सकते थे, जाहिर सी बात है, बराबर ही हो रहा होगा स्क्वायर है, ठीक है? तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा कैलकुलेशन होगा, उसको हम कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें देखो क्या है, which of the following values of x and y make the following pair of matrices equal? आपको ये दे रखा है, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि x और y के किन किन वैल्यूज के लिए ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होंगे। तो फिर शुरू हो गए हम, हमने पहले मैट्रिक्स को सर लिखा। हाँ, सर ऑप्शन ए आएगा क्योंकि सर सिंपल से दिख रहा है सर y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 है, सर y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है? option B होगा बी। चलो सर करके ने ये देख लें, पूछ कोई बात नहीं, इसको not करके देख लिया, possible to find इसमें टेंशन क्या है? ऐसा तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी ना है, मतलब ये ऑब्वियसली यहाँ दे रखा है ऑब्जेक्टिव, पर हमें तो सॉल्व करके बताना होगा, तो कर दिया सर सॉल्व। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं रहता तब होता ना तब तो नॉट क्वेश्चन पॉसिबल टू वहीं पे फाइंड। खत्म, अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है ना तब तो बिना कुछ पढ़े ही आपने लिख दिया नॉट पॉसिबल, मतलब तब तो इक्वेट ही नहीं कर सकते, है ना? तब तो देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, पहला तो ये कि क्या इक्वेट करना दो मैट्रिक्स को पॉसिबल है, वो पहले चेक करेंगे। दूसरा कि वेरिएबल्स की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं क्या। तो पहले चीज क्या है कि मैट्रिक्स पॉसिबल है क्या इक्वेट करना, तो यहाँ देखा ये 2x2 मैट्रिक्स है और दूसरे को देखा ये भी 2x2 है, यानी इक्वेट तो किया जा सकता है। तो जो किया जा सकता है वो तो हमने कर लिया, पहले इक्वेट कर लिया, ठीक है? यहाँ तक कि स्टेप बाय स्टेप किया कि इक्वेट तो भाई किया जा सकता है। अब आगे अलग बात है कि वो वैल्यू आए या ना आए, वो तो बात की बात है। यहाँ तक ठीक है यस सर। ना? इक्वेटिंग द मैट्रिसेस इज पॉसिबल बिकॉज दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ये आप चाहें अगर ये थोड़ा बड़ा होगा तब आपको लिखना है, नहीं तो फिर 2x2 लिख दिया तो अंडरस्टूड है। चलो अब लिखा नाउ इक्वेटिंग, नाउ इक्वेटिंग, इसको इक्वेट करेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो इक्वेट कर दिया इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, तो a11 के बराबर तो 3x + 7 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है आपको इक्वेट करने के 0 बाद? के 0 आ रही है। तो यहाँ से x की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई क्या, -7/3, -7/3 ठीक है? तो इसको अभी लिख लिया, ज्यादा कुछ सोचा नहीं, इसको लिख लिया कि हमारे पास x की एक वैल्यू आ चुकी है, ठीक है? x की एक और वैल्यू कहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती 2 है, - 3x है ना? = 4 तो चलो वो भी लिख लिया फिर हमने, 2 - 3x = 4। तो 3x को दूसरे साइड में ले गए और 4 को LHS में ले गए, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2/3, दिख रहा है? यस सर। x की दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, अब y के पास चलते हैं, y क्या कहता है?
तो y आपका यहाँ से आ जाएगा 5 और y माइनस 2, है ना। 7. नाउ 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7। ये एक वैल्यू आ गई जिसको हमने फिर से लिख लिया। फिर आगे बढ़े, और y आ सकता है क्या, यहाँ से आ सकता है y प्लस y 1 इज plus इक्वल 1 टू equals to 8, तो इसको भी लिख लिया y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7. 7। 7. 7 ही आई है ना सबकी, Yes sir. y की दोनों वैल्यू Yes. 7 आ रही है, ठीक है, या गलत कर दिया कुछ मैंने। y प्लस 1 इज इक्वल Yes टू sir. 8, Same. 7 आएगा, y 5 कैसे आएगा, 7 माइनस 5, ठीक है। तो आप देख लो क्या 7 क्या आएगा sir. क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। y तो 7 आ गया, ठीक है, इक्वेट करने के बाद, पर इसी तरीके से इक्वेट करने पर x की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ Different आ रही है। रही है. यानी x कभी -7/3 होगा और कहीं पर -2/3 होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स फिर इक्वल नहीं हो पाएंगे। समझ में आया, x को दो Yes. वैल्यूज आपको रखना पड़ेगा, और एक ही जगह x तो एक ही है, x का पावर 1 है, कुछ ऐसा थोड़ी ना x स्क्वायर है, ऐसा कुछ है, x एक ही वैल्यू ले सकता है। तो दो वैल्यूज आएंगे तब मैट्रिक्स इक्वल होंगे, ये पॉसिबल नहीं है, फिर आपको अलग अलग मैट्रिक्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ सर पर, हाँ बोलो, x भी दोनों का वैल्यू सेम आता तब. सब तो ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो x आपको -7/3 कहाँ, चलो मान लो मैंने मान लिया x की वैल्यू -7/3 है, मान लो, तो इसमें अगर आपने -7/3 रखा तो क्या आएगा, 0, क्योंकि वहीं से तो निकाला है, 0. और इधर भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर रखो -7/3, 0 आएगा क्या, -5. -5 आएगा, और यहाँ पर क्या है, ये 4 आ गया, Yes. तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल नहीं हुए। उसी तरह से आप -2/3 रखो x की वैल्यू, तो यहाँ पर तो 4 आ जाएगा, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर -2/3 रखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, 0 नहीं आएगा। इसका मतलब फिर से Yes, दोनों sir. मैट्रिक्स इक्वल नहीं हुए, 5 आ जाए. 5 आ रहा है, चलो 5 आ रहा है, तो 5 0 के बराबर नहीं होगा, तो क्या हुआ, दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो इक्वेट नहीं कर सकते। तो इससे क्या समझ में आया, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, है ना, Option नॉट B. पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है, समझ में आ गया, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। y की वैल्यू सेम होने के बाद भी x की अलग अलग वैल्यूज के कारण आपके जो मैट्रिक्सेस के जो वैल्यूज आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, वो अलग अलग आ जाएंगे दोनों साइड में। इसका मतलब हम मैट्रिक्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इतने इंफॉर्मेशन से x की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। मान लो अगर वो आपको दे देता है, ऐसा कुछ दे देता कि x कैन नॉट बी लेस देन -1, मान लो ऐसा कुछ दे देता क्वेश्चन में कि x कैन नॉट बी लेस देन -1, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते, ये सही होता। उस केस में वैल्यू आ जाती -2/3 और 7। समझ में आया, नॉट पॉसिबल टू फाइंड का मतलब समझ में आया आपको, कि Yes, इतने Yes. इतने इंफॉर्मेशन से फाइंड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, इतने इंफॉर्मेशन से फाइंड नहीं किया जा सकता। कुछ कंडीशन दे दिया होता तब जरूर फाइंड कर देते, है ना। तो फुली ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, therefore not possible to find। दिस इज योर आंसर, ठीक बात है, क्लियर है Yes. ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आया तो फिर तुरंत पूछ लिया करो आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए, लास्ट क्वेश्चन। इसको आप थोड़े ध्यान से पढ़ें, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई मेरे पास 3x3 यानी 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है। पहले तो सबसे पहले तो हमने फिर बना लिया एक 3x3 के मैट्रिक्स को हमने बना लिया। एक मैट्रिक्स ए है जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 3x3। तो इसमें दिख रहा है 3 × 3 क्या होते हैं 9, यानी 9 मेरे पास प्लेसेस होंगे एंट्रीज के लिए, 1 2 3
फिर 4 5 6 7 8 9, है ना। इन जगहों पर मुझे एंट्रीज रखनी थी। एंट्रीज के बारे में ये क्या कह रहा है कि एंट्री या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, ठीक है। तो कितने तरह के मैट्रिक्स बन जाएंगे? एक मैट्रिक्स बन सकता है जिसमें सारे 0 हों, है ना, तो A1 हो गया मान लो। एक अलग मैट्रिक्स हो गया जिसमें आपने सारे 1 बना दिए, है ना, तो A1 हो गया जिसमें ऑल 0। A2 हो गया ऑल 1। फिर A3 क्या हो जाएगा, जिसमें मान लो पहला रो 0 हो जाए, बाकी दोनों रो 1 हो जाए, तो रो 1 क्या हो जाएगा 0, और रो 2 और रो 3 क्या हो जाएंगे 1। A4 क्या हो जाएगा, जिसमें रो 1 और रो 2 हो जाएंगे 0, और रो 3 की वैल्यू हो जाएगी पूरे की 1, एंड सो ऑन। अब हम इसके बाद कॉलम्स में आएंगे, फिर इंडिविजुअल रो के एलिमेंट्स में, इंडिविजुअल कॉलम के एलिमेंट्स में, इस तरह से चेक करते जाएंगे। तो समझ में आया कि आपको अलग अलग मैट्रिक्स कैसे बनेंगे एंट्रीज के अकॉर्डिंग, ये बताओ पहले, Yes. है ना। ये तो कंफर्म हो गया ना कि मैट्रिक्स अलग अलग बनेंगे, कितने बनेंगे वो तो बात की बात है। ये तो समझ में आ गया कि 1 और 0 रखने से कितने तरह के मतलब अलग अलग एलिमेंट्स बनेंगे, अलग अलग आपके मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो उसके बाद तो ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, ये पीएनसी का क्वेश्चन है ना। आपके पास एक जगह है ना, इसको रखने के कितने, इसको फिल करने के कितने तरीके हैं आपके पास? 2। दो तरीके, या तो 0 से फिल कर सकते हैं या तो 1 से फिल कर सकते हैं, है कि नहीं। A11 को फिल करने के कितने तरीके हो गए? 2 तरीके। ये क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन है, बताओ। पीएनसी, क्लियर है Clear सर। है sir. पीएनसी याद है ना सभी नो को? सर, क्लियर अच्छा, है। तो अब ये Yes, बताओ, sir. मैंने तो ऐसे ही A11 चूज किया। A1 में कोई स्पेशलिटी थोड़ी है, आप इसको भी चूज कर सकते थे। ए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के लिए भी बात कर सकते थे। A11 पहले जो पहले कॉलम में कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है बाकी 8 एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में, तो जो A11 के लिए सही होगा वही A23 के लिए भी सही होगा, है ना। ये भी या तो 0 से फिल होगा या तो 1 से फिल होगा, यानी 2 तरीके से फिल हो सकता है। फिर आपने कहा कि A23 में क्या स्पेशलिटी थी, हमने कहा कुछ भी नहीं, तो यही बात A33 पे भी लागू हो सकती है। ये भी या तो 1 से फिल होगा या तो 0 सर से फिल होगा, है ना। सर तो हाँ बोलो। सर ईच एंट्री बोला मतलब सर सर स्टार्टिंग से की मतलब कैसे सर समझ नहीं आया थोड़ा। एक मिनट में बता, इसको पहले लिख लिया, फाइंड क्या सर ये और सब क्वेश्चन से थोड़ा वो है। हाँ इसीलिए कहा ना, ये मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स का तो है, लेकिन उससे ज्यादा ये पीएनसी का क्वेश्चन है। तो इसीलिए हमने पहले ये देखा कि क्या अलग अलग मैट्रिक्स बनेंगे भी, ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा। ये कह रहा है ना पॉसिबल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, तो पहले तो हमको ये कंफर्म होना होगा कि भाई एक ही मैट्रिक्स बन रही है या एक से ज्यादा मैट्रिक्स बनने की संभावनाएं हैं। तो हमने दिमाग में सोचा कि क्यों ना सारे एंट्री को 1 रख दिया जाए, उसका नाम A1 रख दिया जाए, तो एक मैट्रिक्स बन गई। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि अच्छा ऐसा करो कि पूरे एलिमेंट्स की जगह 0 रख दो, क्या दिक्कत है, तो ये अलग मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर किसी ने कहा कि रो 1 में तो 0 रख दिया और रो 2 और रो 3 में 1 1 रख दिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तीसरी मैट्रिक्स बन गई। ऐसे करके आप कई तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मतलब कि A11 में 1 रखा, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 रख दिए, फिर A22 में 1 रखा, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 रख दिए, और इस तरह से करते जाएंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग मैट्रिक्स मिलते चले जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, बताओ। Yes sir. यस तो सर। हमें पहले तो ये पता चल गया कि बहुत सारे मैट्रिक्स बनेंगे। अब उनको फाइंड कैसे करें, टोटल मैट्रिक्स कैसे बनेंगी। एक तरीका है कि जैसे हमने बताया वैसे करते चले जाओ, 2-4 दिन में आप पहुंच जाओगे सॉल्यूशन तक, इतने मैट्रिक्स बन रहे हैं और ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा, हमें ऑलरेडी कॉम्बिनेशन पता है, हमें ऑलरेडी पीएनसी पता है 11th में, तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया और पहले रो में गए, पहले कॉलम में गए, उससे पूछा कि भाई ये बता तू कौन कौन से वैल्यू ले सकता है, कितने तरीके से तुझे मैं खुश कर सकता हूँ। तो उसने बोला भाई साहब या तो 0 रख दो या 1 रख दो, और तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो मैं 2 वैल्यू ले लूंगा। तो आपने कहा कि ठीक है, तुझे अपन 2 वैल्यू दे देते हैं, तेरा काम खत्म, है ना, इसको हम 2 वैल्यू दे देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। यहाँ तक समझ में आया?
ये ठीक है, Yes, दो sir. वैल्यूज लेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपने सोचा कि अच्छा A11 में कोई खासियत थी क्या 9 एलिमेंट्स की तुलना में? कहा नहीं, सभी बराबर हैं, तो फिर क्यों ना हम A23 के पास चले जाए। इससे पूछ लिया कि भाई ये बता तू कितने नंबर से खुश होगा, तो इसने कहा कि आपके पास तो वही ऑप्शन है, या तो 0 रख दो मेरे अंदर या 1 रख दो। तो दो तरीके हैं, तो इसको भी दो तरीके से हमने खुश कर दिया। फिर किसी भी ऐसे एलिमेंट के पास चले गए, A33 के पास चले गए, इससे पूछ लिया, तो ये भी दो तरीके से खुश होगा। तो अब यहाँ मुझे समझ में आ गया कि अच्छा इसका मतलब कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो दो तरीके से ही फिल होंगे। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स दो तरीके से ही फिल होंगे। ये समझ में आ गई बात, यस सर। है ना? इसमें तो Yes, कोई sir. कंफ्यूजन नहीं है ना कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं आपको वो दो तरीके से फिल होंगे। ठीक है, लेकिन सर क्वेश्चन में 0 और 1 दिया है। 2 का 9 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो जाहिर सी बात है आपने यहाँ 0 रख दिया, और एक ऐसा थोड़ी है कि ये रिपीटेड होंगे, है ना? क्योंकि अगर आपके पास या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इसीलिए तो कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं, यस सर। इसीलिए तो कर रहे हैं। So ऐसा two- थोड़ी है अगर आपने Right. 0 रखा और एक जगह 1 रखा तब तो मैट्रिक्स कंप्लीट ही नहीं होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसीलिए तब तो आपके पास ऐसा आ जाएगा, अगर आप 0 केवल रखोगे तो आपने मान लो केवल 0 रखा, तब तो केवल एक ही तरीका है सब में 0 रखने का, है कि नहीं बताओ? क्योंकि अगर आपने कहीं 0 नहीं रखा तो वो तो मैट्रिक्स ही नहीं बनेगा। चलो इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप जो समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा। अगर मुझे सिर्फ 0 रखना है मान लो, तो मैं यहाँ भी 0 रखूंगा, यहाँ भी 0 रखूंगा, यहाँ भी 0 रखा, यहाँ भी 0, 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 यहाँ भी 0। समझ में आया? ठीक है, ये सिर्फ 0 रखा। अगर मान लो मुझसे कहा जाए कि सिर्फ 0 रखने के कितने तरीके हैं, तो कितने तरीके हुए? बताओ, क्वेश्चन समझ में है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. मैंने कहा कि भाई आपके पास एक नंबर है, आपका नाम है x, आपके पास एक नंबर है 0। आप क्या करो कि 9 प्लेसेस को 0 से फिल करो, तो कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 1 यस सर। एक ही तरीका है ना, एक ही तरीका है। क्यों? क्योंकि आपने यस सर। यहाँ आपने इसको नहीं फिल किया मान लो, तब तो मैट्रिक्स ही नहीं बना। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि आपने, जैसे मान लो आप ये कह रहे हो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2/2, इसका मतलब है कि मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 होंगे। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास केवल 2 ही एलिमेंट है तो मैट्रिक्स थोड़ी बना, मैट्रिक्स नहीं बना। तो अगर मेरे पास 3/3 हैं और मुझे 0 से फिल करना है तो टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 9। अगर एक मैं सिर्फ 0 ही भर सकता हूँ तो केवल एक ही तरीका हुआ कि सब में 0 रख दिया। एक में भी अगर 0 नहीं रखा तो एलिमेंट्स क्या हो गया? 9 से कम हो गया ना, 8 ही बचे यहाँ, तो ये तो मैट्रिक्स ही नहीं बना। उसी तरह से 1 के लिए भी एक ही तरीका होगा, अगर मैं सिर्फ 1 से फिल करूँ तो टोटल तरीके कितने हो गए? 2। तो मेरे ख्याल से ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो वो बेसिकली 0 एंड 1 होगा, होना तो चाहिए, सही बात है। अगर मैं परम्यूटेशन के लॉजिक से जाऊं तो वो तो 0 एंड 1 होगा, लेकिन वो 2 to the power 9 हाँ, 512। वो मान के चल Yes. रहा है, आप वो मान के चल रहा है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि 0 और 1 साइमल्टेनियसली फिल हो सकते हैं, तो मान के चल रहा है। क्योंकि ये पीएनसी प्लस मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अगर आप ये मान के चलो कि एक समय में या तो सिर्फ 0 से फिल होगा या तो सिर्फ 1 से फिल होगा, तब तो इसका केवल आंसर केवल 2 ही होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मान के चल रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि मैट्रिक्स में 0 और 1 आपको साथ साथ फिल करना होगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो हमने क्या कहा कि 9 तरीके हैं, सबको फिल करने के तरीके क्या हो गए? 9, सॉरी 2। तो पहले को फिल करने के तरीके हो गए 2, फिर दूसरे को फिल करने के तरीके हो गए 2, तीसरे को फिल करने के तरीके हो गए 2, तो आखिरी में जो बचा 9th पोजीशन में उसको भी फिल करने के तरीके हो गए 2। तो टोटल ये आ जाएगा 2 to the power 9। ये आपको पता है 512। 2 का क्यूब 3 है ना, तो 2 का क्यूब 512। हाँ, तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब, जो बताया आपको 510। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको थोड़ा विजुअलाइज करना है। समझ में आया ये? 3 नंबर में। है ना? यस। ये आपको समझ में 3 आया? मार्क्स में आएगा सर। हाँ, देखो इसको पीएनसी का मतलब क्या है, अगर आप
कहो तो मैं आपको समझा देता हूँ इसका पीएलसी के थ्रू इसका मतलब क्या है। ये आपके यस पास सर, बता है ना, दीजिए। आप थोड़ा विजुअलाइज कर लो, ये 1 है, 2 है, ये 3 है ना। हाँ सुजल बोलो। 5 6। सर गलती से हो गया था। परमुटेशन में कोई ये बात पढ़े थे। हाँ कोई नहीं। देखो लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ पीएनसी मुझे पता है, बहुत ही कष्ट देता रहा है बच्चों को, इनफैक्ट मुझे भी। मैं जब आपके एज के था तो कुछ भी नहीं समझता था। आप लोग तो मेरी तुलना में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है कि आपको समझ में आ रहा है। मैं तो शायद बोल देता अपने टीचर को कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, मैं फिर से बता दूँ। आई एम हैप्पी कि आपने नहीं पूछा ऐसा, आपको समझ में आ गया, इस वेरी गुड। तो 9 पोजीशंस हैं, समझ में आया। आप उसको चाहे मैट्रिक्स की एलिमेंट्स मान लो या 9 बॉक्सेस मान लो, कुछ भी मान लो। आपको फिल किससे करना है? 2 एलिमेंट्स 0 से और और 1। 1 से फिल करना है। तो आपने इन, अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि हाँ रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन इज अलाउड। यस सर। नहीं तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो 0 और 1 तो 2 ही बार में खत्म हो जाएंगे, तब तो मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं। तो आपने 0 को उठाया, A1 में डाल दिया, फिर आपने 1 को उठाया, या तो देखो सुनो, या तो 0 को उठा करके A1 में रखा, या 1 को उठा करके A1 में रखा। सुनो फिर से, या तो 0 को उठा करके 1 में रखा, या 1 को उठा करके A1 में रखा। कितने तरीके हुए? 2 ways. 2 वेज। और इसको 2 इंग्लिश ways। में कैसे लिखेंगे? या तो 0 यानी कि 0 या और 1। समझ में आया? यही दे रखा है आपको, ऊपर देखोगे तो 0 और 1। और मैट्रिक्स का है, इसका मतलब है कि उसने कंबाइन कर दिया है दोनों को, कि आपको पता है कि रिपीटिशन अलाउड है। तो आप इसको बस समझ लो कि या तो 0 को उठाकर रखा या 1 को उठाकर रखा। 2 तरीके, अंग्रेजी में बोलूं आइदर 0 और 1, है ना, आइदर और होता है साथ में, तो 2 तरीके हो गए। तो इसका काम खत्म 2 तरीके से। A2 के लिए भी सेम बात, आइदर 0 और 1, 2 तरीके। A3 के लिए भी आइदर 0 और 1, 2 तरीके से। और सभी के लिए फिर 2 तरीके होंगे। समझ में आया ये? यस सर। सभी के लिए होंगे, समझ में आया? अच्छा, अब ये जो तरीके हैं ये इंडिपेंडेंट है या आपस में डिपेंड कर रहे हैं? ये एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट है? यानी कि अगर मैं, इंडिपेंडेंट है ना, ऐसा समझो कि मैं A5 में बॉल रखने जा रहा हूँ, मतलब 0 या 1 रखने जा रहा हूँ, तो क्या मैं पूछूंगा कि A1 में रखा है या नहीं रखा है? ऐसा पूछोगे आप? ऐसा पूछोगे? अगर मैं A5 में अगर 0 या 1 फिल करने जा रहा हूँ तो आप पूछोगे क्या कि A1 में क्या रखा है या A9 में क्या रखेंगे, ऐसा पूछोगे? या सिर्फ A5 नो पर ही सर। कॉन्सेंट्रेट करोगे? सिर्फ A5 पर ही कॉन्सेंट्रेट करोगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, है ना। ये इंडिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंसी आ जाती है तब तो होता है कि अगर ये हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, तब तो आपको प्लस करना होता है। जैसे आपको A से B जाना है, और एंड वाला केस। हाँ A से B जाना है आपको, तो हम क्या कहते हैं, मैं A से B, या तो ये पाथ 1 है या पाथ 2 है, तो या तो पाथ 1 से जाऊंगा या पाथ 2 से जा रहा हूँ। एक समय में दोनों से थोड़ी ना जा सकता हूँ, है कि नहीं? एक ही समय आप A से B दोनों में थोड़ी, दोनों रास्ते से थोड़ी ना जाओगे, या तो पाथ 1 से जाओगे या तो पाथ 2 से जाओगे। तो टोटल कितने तरीके हो गए आपके पास? 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, है ना। ये इसको चलो, इससे कंफ्यूज मत होना, ये 1 2 अलग है, ये पाथ का नंबर है। तो इसको मान लो XY मान लो, XY, या तो आप X से जाओगे या तो Y से जाओगे, तो 2 हो गया। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मल्टीप्लाई हो गए। तो इसकी वैल्यू हमेशा ऐसे ही आती है, 2 to the power 9 आ गई।